ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की एक्सरसाइज 2 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दो स्फेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, हैविंग सेम फोकल लेंथ 36 सेंटीमीटर, और इनको इस तरह से अरेंज किया। सेपरेशन बिटवीन मिरर इज 1 मीटर गिवन है में। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव मिरर object would be placed so that final image formed by concave and convex mirror independently are identical in size। तो इसका फोकस एफ है, इसका भी फोकस एफ है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट को हमने मान लो कि इस कॉन्वेक्स मिरर से कॉनकेव मिरर से किसी एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ये वाला गैप हो जाएगा क्या, L माइनस एक यानी 1 माइनस एक्स हो जाएगा इन मीटर। सही, ये 100 माइनस एक्स भी कर सकते हैं सेंटीमीटर में। और F इक्वल टू गिवन है आपको 36 सेंटीमीटर। उसने बोला है कि दो इमेज जो बनेगी इंडिपेंडेंटली, यानी ये अलग से इमेज बनाएगा और ये भी अलग से इमेज बनाएगा, दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए साइज में। तो देखो, ये रियल का रियल बनाएगा, रियल का वर्चुअल भी बनाएगा, पर कॉन्वेक्स मिरर हमेशा रियल का वर्चुअल बनाता है, और रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज जो होती है हमेशा स्मॉल साइज की होती है ना। तो उसका ये तो रियल के वर्चुअल बनाएगा, यानी इसके लिए क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट है और इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, और मैग्निफिकेशन m जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सही, ये रियल का वर्चुअल भी बनाता है, वर्चुअल का रियल का वर्चुअल भी बनाता है, रियल का रियल भी बनाता है, पर रियल का वर्चुअल जो होता है कॉनकेव मिरर के लिए वो मैग्नीफाई इमेज होती है, जबकि इसकी तो स्मॉल साइज की इमेज, इसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है। तो इसका मतलब हमें दोनों आइडेंटिकल तभी हो सकते हैं जो मैग्निफिकेशन इसका वही मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर से हो। तो इसलिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रियल ऑब्जेक्ट तो है सही, और हमें इमेज भी रियल लेना पड़ेगा। और जब ऐसा लेंगे तो इसका मैग्निफिकेशन जब हम लिखेंगे तो माइनस का लिखेंगे ना, नेगेटिव साइन के साथ, नेगेटिव साइन होगा। चलो पहले हम कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन लिखते हैं। तो मैग्निफिकेशन इक्वल है, तो इसका मैग्निफिकेशन प्लस का m, और ये इक्वल टू होगा f, विद साइन पुट कर रहा हूं मैं f की वैल्यू 36 अपॉन f 36 और माइनस u, और माइनस माइनस प्लस, और उसको मैं 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि x की जो वैल्यू होगी वो भी सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो ये 100 माइनस x, और ये इक्वल टू है इसके मैग्निफिकेशन, पर इसका मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव आएगा, इसलिए इक्वल टू माइनस m लिखूंगा, और ये माइनस m इक्वल टू होगा माइनस का 36 डिवाइड बाय माइनस का 36 एंड माइनस माइनस प्लस x। सही, तो इन दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कॉनकेव मिरर से ही फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट। इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 86 सेंटीमीटर। सही, ये आंसर आएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्लेन मिरर गिवन है 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो ग्राउंड से 50 सेंटीमीटर हाइट पर है, और मेन जो कि 2 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर है। तो ये प्लेन मिरर है 50 सेंटीमीटर लेंथ का, और इसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो भी 50 सेंटीमीटर। मेन ग्राउंड से 200 सेंटीमीटर की हाइट पर, 200 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। सही, और मेन की जो आंख है वो 1.8 मीटर वो, यानी 180 सेंटीमीटर। तो हमें पता करना है कि जब मेन इस मिरर में इस फ्लोर को देखेगा तो कितना पोर्शन इसको आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर विजिबल नजर आएगा ना। तो मान लेते हैं कि मेन को इस फ्लोर का ए और बी वाला पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट ए है, और ये कहीं मैं बी वाला पॉइंट ले लेता हूँ। पॉइंट ए की मिरर से डिस्टेंस है y, और बी की डिस्टेंस में z मान लेता हूँ। ए वाले पॉइंट की मिरर से डिस्टेंस सपोज y है, और बी वाले पॉइंट की मिरर से डिस्टेंस z है। तो ऐसे आने वाली रे मिरर के कॉर्नर से रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर को रिसीव होगी, तो एक ही इमेज इधर बनेगी a डैश, जो कि सेम डिस्टेंस y पर होगी। तो ट्रायंगल रूल से सबसे पहले अगर हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये दो ट्रायंगल बन रहे, दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो 180 अपॉन 200 प्लस y इक्वल टू 50 अपॉन y। सही,
ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट करें तो y इक्वल टू हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई 30 सेंटीमीटर। सही। इसी तरह से B से आने वाली रे मिरर के इस कॉर्नर से रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर को रिसीव होगी तो B की इमेज यहाँ कहीं बनेगी B डैश और सेम डिस्टेंस Z पर। तो वापस ये दो सिमिलर ट्राइंगल है। वन ट्राइंगल से अगर हम Z की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 180 डिवाइड बाई 200 प्लस Z इक्वल टू हो जाएगा, पूरा 100 हो गया तो 100 डिवाइड बाई Z। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया तो 18Z इक्वल टू 2000 प्लस 10Z तो Z इक्वल टू यहाँ से 250 सेंटीमीटर आएगा। सही, सेंटीमीटर। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा Z माइनस वाई वही पोर्शन होगा जो इसको विजिबल होगा। तो Z माइनस वाई से हम कंपेयर करके x की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू 26 आ जाएगा। सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a convex mirror and concave mirror each of focal length f are placed coaxially. They are separated by 4f and their reflecting surface face each other. तो ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। इनके बिटवीन जो गैप है वो 4f के इक्वल है और f इसका फोकस है, उसका फोकस भी f है। A point object escaped on principal axis at a distance x from concave mirror. तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है O जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पर। Such that final image after two reflection first from concave mirror is on object itself. यानी after two reflection, पहला रिफ्लेक्शन हमें concave mirror से लेना, जो इमेज बनेगी ऊपर बननी चाहिए। सही। तो चेक करते हैं। पहला रिफ्लेक्शन हमें concave mirror से लेना तो इमेज या तो इनके बिटवीन बनेगी या फिर इस साइड बनेगी। अगर मान लो इमेज इनके बिटवीन बनती है, सपोज मैं मान लेता इमेज यहाँ बन रही तो ये रियल ऑब्जेक्ट होगा इसके लिए और ये रियल का वर्चुअल तो उधर बनाएगा, ये रियल का रियल, यानी इमेज इन बिटवीन मिरर नहीं बन सकती, उधर की तरफ बनेगी, यानी I1 इमेज यहाँ बनेगी। और इस I1 की डिस्टेंस हम अगर V माने तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करके V की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो 1/V हमने डिस्टेंस मानी है V, विद साइन देखें क्योंकि रियल इमेज बनाएगा ये, तो माइनस का V माइनस 1/x विद साइन पुट कर रहे हैं इक्वल टू -1/f। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सही। अब ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा V माइनस 4f और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर इमेज यहाँ बनेगा और वो जो इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस हो जाएगा 4f माइनस x। सही। अब वापस इसके लिए मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो 1/V, V जो है रियल इमेज बनी है तो रियल इमेज के लिए माइनस के साथ माइनस का 4f माइनस x। सही। और ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल है, वर्चुअल के लिए u का साइन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस का 1/V माइनस 4f and it is equal to 1/f। इक्वेशन नंबर 2। सही। इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, v की वैल्यू फाइंड आउट करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और फिर इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो फाइनली जो भी आएगा उसको कंपेयर कर लेंगे इससे, और इससे कंपेयर करने के बाद हम n की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो n इक्वल टू 3 आ जाएगा ना। जो x आएगा वो आएगा क्या, 3 माइनस √3 इंटू f आएगा जब इक्वेशन को आप सोल्व करोगे इक्वेशन 1 से v की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने को। सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, convex mirror form real image of point source on the optical axis at a distance 50 cm from mirror. Focal length of mirror given है 25 cm. Mirror is cut into two half and its half are drawn at a distance 1 cm. यानी एक मिरर है जिसको दो पार्ट में कट कर दिया फ्रॉम ईच अदर। सही। और एक दूसरे से दोनों 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो एक मिरर ये पोर्शन ये और एक पोर्शन ये,
ये दोनों पोर्शन 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। फोकस तो चेंज नहीं हुआ कट करने के बाद, तो जो फोकस है वो तो अभी भी सेम रहेगा, 25 सेंटीमीटर इसका और इसका भी 25 सेंटीमीटर। ये दोनों मिरर एक ही मिरर था, कॉनकेव मिरर, उसको दो पार्ट में कट किया। इसका फोकस भी 25 सेंटीमीटर होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले जो पूरा पोर्शन था मिरर का उससे 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस हो गया 50 सेंटीमीटर। सही। नाउ हाउ फार फ्रॉम ईच अदर द इमेजेस फॉर्म बाय टू हाफ ऑफ द मिरर, यानी जो दो इमेज बनेगी ऊपर वाले नीचे वाले मिरर के रिफ्लेक्शन से, उनके बिटवीन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये जो लाइन है ये इस ऊपर वाले मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस मान लेता हूँ ए बी, ये सी डी जो है ये नीचे वाले मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस मान लेता हूँ। और इनके बिटवीन जो गैप है 0.5 और 0.5 सेंटीमीटर का गैप है, दोनों के बिटवीन 1 सेंटीमीटर का गैप था, तो इसलिए 0.5 हो जाएगा ना सिमेट्रिकली देखें तो। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये अगर देखा जाए तो इसके सी की पोजीशन पर है, बिकॉज 50 डिस्टेंस है, फोकस 25 है। सी पर ऑब्जेक्ट होता तो इमेज भी सी पर बनता, इक्वली मैग्नीफाई बनता, पर इन्वर्टेड इमेज बनेगा, यानी इमेज बनेगा इस रिफ्लेक्शन के बाद इस वाले मिरर से इसका इमेज के ऊपर बनेगा, यानी ये होगा I1 और ये हो जाएगा 0.5। सही। इसके लिए भी सेम सिचुएशन होगी, इसके लिए इमेज यहाँ बनेगा I2 और ये भी हो जाएगा 0.5। तो दोनों इमेजेस के बिटवीन अगर हम डिस्टेंस देखें तो 0.5 और ये गैप हो गया 1 सेंटीमीटर और ये 0.5 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर आंसर आना चाहिए। सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एवरेज साइज ऑफ इंडियन फेस इज 24 into 16 सेंटीमीटर, देन फाइंड मिनिमम साइज ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी फेस कंप्लीटली बाय। और दो केस लेते हुए चलना, 1 आइड मैन एंड 2 आइड मैन। तो जो हाइट है इंडियन फेस की वो तो 24 है, ये हाइट है h और ये विड्थ है b। सही। और हम जानते हैं कि अगर स्मॉल h हाइट का मेन है तो प्लेन मिरर की जो हाइट होगी वो h/2 होगी, यानी 12 सेंटीमीटर तो हाइट होनी चाहिए। तो 12 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है और कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन करना है। सही। अब विड्थ ऑफ मिरर चेक कर लेते हैं कि कितनी विड्थ चाहिए मिरर की फॉर 1 आइड मैन और 2 आइड मैन। तो ऊपर से अगर देखें, टॉप व्यू देखें तो ये प्लेन मिरर है मान लो, और ये विड्थ है मेन की, ये दोनों कॉर्नर है विड्थ है, ये टोटल गैप है कितना 16 सेंटीमीटर। और दो आंख है, इसका मतलब एक ई यहाँ पर होगा और एक ई यहाँ होगा, दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 4 है, और तो फिर ये 6 और ये 6 होगा। सही। पहले एक आंख वाले आदमी के लिए अगर देखें तो इससे आने वाली रे, मान लो इस वाले आंख का यूज कर रहा हूँ ओनली, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ होगी, और ये पूरा गैप 6 है तो ये 3 और ये 3 हो जाएगा। सही। और इससे आने वाली रे मिरर की इस कॉर्नर से रिफ्लेक्ट होकर ई को सी होगी। सही। तो ये इस वाले पॉइंट को भी देख लेगा ना इसी आंख से, और ये 4 6 है तो ये टोटल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया। तो सिमेट्रिकली देखिए तो ये 5 और 5 होगा, तो ये पोर्शन मिरर का यूज हुआ ये वाला, और ये पोर्शन हो जाएगा 3 + 5 यानी 8 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वाले केस के लिए जो विड्थ होगी मिनिमम प्लेन मिरर की वो 8 सेंटीमीटर होगी। सही। अब सेकेंड वाले केस को कंसिडर करते हैं। तो ये प्लेन मिरर है और ये मेन है, ये ई और ये ई, ये 6 हो गया, ये 4 और ये 6। सही। इससे आने वाली रे मिरर के इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके यहाँ रिसीव होगी। तो सिमेट्रिकली अगर देखें तो ये टोटल कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 और ये 5 हो जाएगा। और इस पॉइंट से आने वाले रे इस हाई को रिसीव होगी, तो सिमेट्रिकली देखिए तो ये भी 5 होगा और ये वाला भी 5 हो गया। सही। तो ये पोर्शन हमें चेक करना, तो सही। तो ये 5 है, ये 5 है, तो ये वाला जो गैप होगा वो कितना हो जाएगा, टोटल विड्थ तो हमें पता है 16 है, तो 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो प्लेन मिरर की विड्थ है मिनिमम साइज के लिए वो 6 सेंटीमीटर है, तो इंटू 6 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आना चाहिए। सही।
टू प्लेन मिरर फॉर्म एंगल 120 डिग्री, डिस्टेंस बिटवीन टू इमेजेस ऑफ पॉइंट सोर्स फॉर्म इन देम इज 20 सेंटीमीटर। तो ये दो प्लेन मिरर है और इनके बिटवीन जो एंगल है वो 120 डिग्री। और जो इमेज बनेगी वो पॉइंट ऑब्जेक्ट वो है इसकी इमेज प्ले इस मिरर से जो बनेगी उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर है। योर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट सोर्स टू द पॉइंट वेयर द मिरर टच इफ इट्स लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म बाय द मिरर। इसका मतलब ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, डी क्या होगी। तो इससे आने वाली रे से जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी I1। और सिमेट्री की देखें तो टोटल एंगल 120 तो ये 60 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। इसी तरह से ये वाला मिरर यहाँ का इमेज बनाएगा I2 और इन दोनों I1 I2 के बिटवीन गैप जो गिवन है आपको 20 सेंटीमीटर। सही। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है इसमें ये डी है 60 है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा डी साइन 60 डिग्री। सिमेट्रिकली देखें तो ये भी डी साइन 60 डिग्री होगा। और हम जानते हैं प्लेन मिरर में परपेंडिकुलर जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है सेम डिस्टेंस में इमेज बनता है, तो ये भी होगा डी साइन 60 और इसी तरह से ये भी डी साइन 60 डिग्री होगा। सही। अब ये 60 है तो ये वाला एंगल 30 होगा और ये भी एंगल 30 होगा और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये वाले दोनों एंगल भी, यानी ये जो ट्रायंगल बन रहा है I1 I2 और O को लेते हुए ये एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब साइड इक्वल होती है। तो ये जो साइड है टोटल 2D साइन 60 डिग्री वो इस 20 सेंटीमीटर की इक्वल 20 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 2D साइन 60 डिग्री यानी √3/2। तो यहाँ से D की वैल्यू आएगी 20 डिवाइड बाई √3 और कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू सेंटीमीटर में आ जाएगी 20। क्वेश्चन नंबर 7, दो मिरर आपको गिवन है F1 M2, फोकस भी गिवन है 10 सेंटीमीटर एंड -20, डिस्टेंस बिटवीन देम है 10 और 30, यानी टोटल डिस्टेंस होगी 40 सेंटीमीटर ना। तो हमें निकालना क्या है टोटल मैग्निफिकेशन आफ्टर टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फर्स्ट ऑन मिरर M1। तो पहला रिफ्लेक्शन हमें मिरर M1 से लेना है। तो मान लो मैग्निफिकेशन M1 है तो M1 इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं -20 डिवाइड बाय -20 माइनस यूवी साइन तो प्लस का 30, तो ये होगा -20 डिवाइड बाय प्लस का 10 तो मैग्निफिकेशन आएगा -2। सही। डिस्टेंस भी कैलकुलेट करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर M1। इमेज जो बनेगी वो कितनी डिस्टेंस जो बनेगी तो 1/V1 -1/30 इक्वल टू माइनस का 1/20। तो 1/V1 इक्वल टू माइनस का 1/20 प्लस का 1/30। तो यहाँ से V1 इक्वल टू -60 आएगा। इन इमेज यहाँ कहीं बनेगी, I1 इमेज होगी। ये पूरे डिस्टेंस 60 आएगा तो ये वाला गैप हो जाएगा कितना 20 सेंटीमीटर। I1 इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा और ये इसके C पर है तो इमेज भी C पर बनेगी। और इमेज जब C पर बनती है तो मैग्निफिकेशन क्या होता है 1, यानी M2 की वैल्यू में डायरेक्ट लिख सकता हूँ -1। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल मैग्निफिकेशन होता है M1 इंटू M2 वेर M1 है -2 और M2 है -1, देन इट इज इक्वल टू 2। तो आंसर आना चाहिए 2 प्लस का। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेंडर गिवन है हमें और डायमीटर है और हाइट इक्वल है 30 सेंटीमीटर और ऑब्जर्वर यहाँ पर दिख रहा है आपको। ऑब्जर्वर जब पूरी तरह से एम्प्टी है, इधर कोई लिक्विड नहीं है, तो इस कॉर्नर को देख रहा है ना। और जैसे हम लिक्विड भर देते हैं तो हमें वही पता करना है कि कितनी हाइट तक लिक्विड भरे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट भी इसको आसानी से दिख सके, वो हाइट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये ऑब्जर्वर यहाँ है ना और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट भी है, इसका डिस्टेंस भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। पहले जो कोई लिक्विड नहीं है तो ये रे डायग्राम है ना, और ये 30 सेंटीमीटर है और ये भी 30, इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री बनेगा, ये वाला एंगल 45। सही। ये पूरा 30 है और ये भी 30। अब इसमें मान लो कि स्मॉल h हाइट तक हम लिक्विड भर देते हैं, तो अब ये P वाला पॉइंट इसको दिख रहा है, तो यहां से आने वाली रे इस पाथ को फॉलो करें। सही। ये जो ट्रायंगल इसमें ये वाला एंगल मैं मान लेता हूं I नॉर्मल के साथ, और ये वाला एंगल R जो पता है इसे 45 डिग्री है।
सही, स्नेल्स लॉ लगाए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 4/3 इसमें नहीं है, सही। तो स्नेल्स लॉ लगाए तो 4/3 इंटू साइन आई इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, और आर 45 डिग्री है तो साइन आई इक्वल टू 1/√2 45 डिग्री होने से, तो साइन आई इक्वल टू हो जाएगा 3/4√2। सही, ये एंगल 45 डिग्री है तो यहाँ से ये वाला एंगल भी 45 बनेगा, तो ये h है तो पूरा डिस्टेंस भी h हो जाएगा, तो ये वाला जो गैप होगा ये होगा h, ये पूरा गैप h होना चाहिए, तो ये वाला गैप हो जाएगा h माइनस ये वाला गैप h-5, और ये तो h है, तो बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है उससे अगर हम साइन आई की वैल्यू फाइंड आउट, टेन आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, तो टेन आई इक्वल टू लिखूंगा मैं क्या, h-5 डिवाइड बाई h, और साइन आई से अगर हम टेन आई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन आई से हो जाएगा 3/√9, सॉरी रूट में 4√2 का स्क्वायर यानी 48 माइनस 9, और यहाँ से हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो h की वैल्यू फाइंड आउट होगी, उससे हम कंपेयर करें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। Now क्वेश्चन नंबर 9th, अ कंटेनर कंटेन वाटर अप टू हाइट 20 सेंटीमीटर, ये कंटेनर है, इसमें वाटर है 20 सेंटीमीटर हाइट, ये गैप 20 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट सोर्स जो है सेंटर पर रखा हुआ है, एस मान लेते हैं, और वाटर की सरफेस पे एक रिंग है जिसकी रेडियस आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, और ऊपर सीलिंग है जिसकी हाइट है वाटर सरफेस से 2 मीटर, ये हाइट 2 मीटर, सही। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें द रेडियस ऑफ शेडो ऑफ द रिंग फॉर्म ऑन द सीलिंग, यानी जो सीलिंग पर जो रेडियस शेडो बनेगा उसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे आने वाली रे रिंग के इस पॉइंट से वाटर से निकलेगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर देखें ये एंगल आई मान लेते हैं, यहाँ मिलेगी, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, सेम सिचुएशन इधर भी होगी, बट हमें तो रेडियस फाइंड आउट करना है, तो ये शेडो की रेडियस होगी r डैश, सही। इस r डैश में ये वाला गैप है 15 सेंटीमीटर, इस वाले गैप को मैं x मान लेता हूँ, सही। ये है 20 और ये 15 है, तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा 37 डिग्री, सही। इस वाले एंगल को मैं r मान लेता हूँ। स्नेल्स लॉ का यूज करें तो 4/3 इंटू साइन आई 37 जो कि 3/5 होगा इक्वल टू 1 इंटू साइन आर, तो एंगल आर जो होगा वो 53 डिग्री आ जाएगा, सही। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है इससे अगर हम tan 53 की वैल्यू पुट करें तो tan 53 डिग्री इक्वल टू ये हो जाएगा x/200 सेंटीमीटर, 2 मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, और tan 53 इक्वल टू होता है 4/3 एंड ये होगा x/200 सेंटीमीटर में, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1000/3, सॉरी 800/3, x इक्वल टू आएगा 800/3। हमें टोटल r डैश फाइंड आउट करना, तो r डैश की वैल्यू आएगी 800/3 प्लस 15, यानी टोटल होगा r डैश 845 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर, फिर उसको मीटर में कन्वर्ट करके हम फाइनली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेकेंड वाले केस में पूछा है कि मैक्सिमम वैल्यू r4 विद द शेडो ऑफ द रिंग्स फॉर्म ऑन सीलिंग, यानी कब तक इस रिंग का शेडो इसमें बन सकता है, तो उसके लिए r की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऐसा तब तक हो सकता है जब तक कि TIR नहीं हो जाए, यानी एंगल I जो होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है कितना, C के इक्वल। तो ये कंडीशन लेते हुए चलते हैं, तो हमें पता लग गया कि जो I है इस वाले केस में तो 37 था। अब हमने ये रेडियस को मैं इसमें R" मान लेता हूँ, नया रेडियस रिंग का, जो नई रिंग ली हमने, अभी तो 15 सेंटीमीटर था, उसकी रेडियस R' मान लेता हूँ। तो रिंग प्लस इस हाइट को लेते हुए लिक्विड की यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा उसमें tan C इक्वल टू लिखूंगा मैं
टेन से इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, ये हो जाएगा आर डबल डैश डिवाइड बाई 20, सही। और साइन सी इक्वल टू होता है 1/μ, तो म्यू की वैल्यू 4/3 तो 3/4, तो टेन साइन सी से अगर हम टेन सी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 3/√7 आ जाएगा। तो आर डबल डैश जो होगा वो 60/√7 आएगा। फिर उसको हम कंपेयर करके फाइनली वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे क्या होगा ना। क्वेश्चन नंबर 10, कॉनकेव मिरर है, उसके सामने एक स्लैब रखी हुई जिसका थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो जो फाइनल इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा मिरर से, सही। ये 31 है तो पहले रिफ्लेक्शन होगा स्लैब से, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू स्लैब पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा वो डेल्टा टी, यानी टी इक्वल टू 3 × 1 माइनस 2/3 इक्वल टू आएगा 1 सेंटीमीटर। यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू स्लैब जो पहली इमेज बनेगी I1 वो O से 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होते हुए बनेगी, यानी ये हो गया, और इधर बनेगी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो ये 1 सेंटीमीटर है, यानी ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 30 सेंटीमीटर, सही। I1 ऑब्जेक्ट होगा मिरर के लिए जिसका फोकस है 10 सेंटीमीटर, तो हम अगर यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगाए तो 1/v माइनस 1/30 इक्वल टू माइनस का 1/10, तो 1/v इक्वल टू माइनस का 1/10 और प्लस का 1/30, सही। और यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर, सही। 15 सेंटीमीटर होगा v इक्वल टू माइनस का 15 सेंटीमीटर, सही। यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन रे वापस इधर जाएगी और अगेन स्लैब से निकलेगी, स्लैब क्या करेगा उसको अगेन शिफ्ट करेगा डेल्टा टी, तो इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो 15 + 1 करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, तो आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। क्वेश्चन नंबर 11, लाइट इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू एयर, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा विद एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर 0 to 90 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x/z, सही। और क्रिटिकल एंगल है 60 डिग्री। तो ये जो पोर्शन है ये वाला, ये बता रहा है कि लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ जाके TIR होगा, तो x की वैल्यू हमें पता लगी कि TIR होने की कंडीशन क्या है, इस लाइन के बाद TIR हो जाएगा, तो x इक्वल टू होगा 60 डिग्री, सही। और जब TIR होगा उस टाइम डेल्टा मैक्सिमम जो ग्राफ से देखिए तो y की इक्वल है, और ये y इक्वल टू होगा 90 माइनस, यानी r की वैल्यू तो 90 होगी, r माइनस आई होता है, तो 90 माइनस आई, फिर i की वैल्यू 60 है, तो ये इक्वल टू होगा 30 डिग्री, सही। यानी इस वाले पोर्शन तक लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, इसके बाद TIR स्टार्ट होगा, और जैसे TIR होता है तो डेल्टा की इक्वेशन चेंज होकर 180 माइनस 2i हो जाती है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2i में i यहाँ से स्टार्ट है तो c के इक्वल है, तो ये हो गया 120, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, सही। यानी z इक्वल टू आएगा 60 डिग्री, तो z आ गया 60, y आ गया 30 और x आ गया 60, तो टोटल हो जाएगा 120। ना क्वेश्चन नंबर 12, पोल इसका लेंथ है 2 मीटर, स्टैंड हाफ डिप इन स्विमिंग पूल विथ वाटर लेवल 1 मीटर हायर देन द बेड ऑफ बॉटम। तो ये जो पोल है वो आधा स्विमिंग पूल में डूबा हुआ है, इसकी टोटल हाइट है 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 1 मीटर और ये भी हो जाएगा 1 मीटर। सनलाइट यहाँ से आ रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनेगी इस वाले पॉइंट की, वो यहाँ कहीं बनेगी, तो ये डिस्टेंस हमें पूरा फाइंड आउट करना है, ये क्या होगा, x मान लेते हैं। इस वाले डिस्टेंस को मैं x1 ले लेता हूँ और इसको x2 ले लेते हैं। ये एंगल 37 डिग्री गिवन है नॉर्मल से, वर्टिकल से सॉरी, तो ये वाला एंगल भी 37 होगा और ये एंगल में r मान लेते हैं। ये जो ट्राइंगल बन रहा है उससे हम x2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो 1037 डिग्री इक्वल टू 1037 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये एंगल 37 है तो ये भी एंगल 37 होगा, यानी x2/1, तो यहाँ से ये इक्वल टू होगा 3/4, तो x2 की वैल्यू हो जाएगी 3/4। अब स्नेल्स लॉ लगा कि r की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 1 × sin 37 इक्वल टू 4/3 × sin r, तो sin r इक्वल टू होगा
9/20 और इससे 10r की वैल्यू फाइंड आउट करें तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 0.5 और बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें ये 1 है तो फिर ये आएगा कितना 0.5 तो ये हो गया x1 इक्वल टू आएगा 0.5 और x2 आ गया 3/4 तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करें कि जो इमेज जो बनेगी क्या होगी तो ये टोटल आंसर आ जाएगा 5 फाइंड x/4 फाइंड आउट करना है 1.25 आ जाएगा आंसर। Question number 13. XY plane is the boundary between two transparent media. Medium 1 with z greater than 0, refractive index है √2। तो ये XY plane है और इसका परपेंडिकुलर जो होगा वो z होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और ये रे इस सरफेस पर इंसिडेंट हो रही किसी एंगल आई से तो ये वाला एंगल हो जाएगा r। सही। इसका वेक्टर भी गिवन है हमें जो इंसिडेंट रे वो वेक्टर में 6√3 IK प्लस 8√3 JK माइनस 10 KK। तो सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड से हम I फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से जब ट्राइंगल में बनाऊंगा तो ये जो लेंथ होगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल के देखोगे तो 20 आ रहा है और जेड एक्सेस है तो जेड वाला कोऑर्डिनेट कितना 10 नेगेटिव तो डायरेक्शन बता रहा है तो ये हो जाएगा 10। तो यहाँ से जो ट्राइंगल बन रहा है उससे कोस आई की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कोस आई इक्वल टू आएगा 10 डिवाइड बाई 20 यानी 1/2 तो आई इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। स्नेल्स लो लगा देते हैं आर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो √2 इंटू साइन 60 डिग्री यानी √3/2 इक्वल टू √3 इंटू साइन आर। सो आर इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री यानी ये वाला जो एंगल बनेगा 45 डिग्री आएगा। हमें निकालना क्या है द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज गिवन है तो कंपेयर करते हुए हमें ABC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये जो डायरेक्शन इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। मान लो इसकी लेंथ r है तो ये हो जाएगा r/√2 और ये भी हो जाएगा r/√2 एंगल 45 में होना है इसलिए ये पहले से पता है कि z डायरेक्शन में है तो ये वाला जो वेक्टर होगा अगर मैं r वेक्टर लिखूं तो r वेक्टर में ये वाले डायरेक्शन पता लग गया हमें r/√2 माइनस का KK। सही। इसका मैग्नीट्यूड r/√2 और ये XY प्लेन में और XY प्लेन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो इंसिडेंट रे के यूनिट वेक्टर के इक्वली होगा तो प्लस r/√2 तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन वेक्टर यूनिट वेक्टर जो इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर XY प्लेन का होगा ये वाला। तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करें तो 6√3 IK प्लस 8√3 JK डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 10√3 ये √3 कैंसिल आउट हो गए। सही। और r वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वही यूनिट वेक्टर होता है तो 1/√2 को तो कॉमन ले लेते हैं ब्रैकेट में क्या बचेगा 6/10 यानी 3/5 IK प्लस 4/5 JK और माइनस का KK ये सिचुएशन बनेगी। सही। और इसको कंपेयर करते हुए हम देखेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 3 B की वैल्यू आएगी ये यहाँ पर √2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा B की वैल्यू 2 आ जाएगा और C की वैल्यू 1 होगा तो यहाँ से ABC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इक्वल टू 6 आ जाएगी। नाउ एक्सरसाइज 2 के पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 14 अ स्मॉल पीस ऑफ वुडन इज फ्लोटिंग ऑन अ सरफेस √7 मीटर डीपली व्हेन सन इज वर्टिकली अबव द पीस शैडो इज फॉर्म एट A। तो ये सरफेस है वाटर की जब सन यहाँ पर है उस टाइम जो इमेज बनी है शैडो जो वो पॉइंट A बोला है। सही। और ये गैप है √7 मीटर में और जब व्हेन सन इज जस्ट सेटिंग द शैडो ऑफ द पीस फॉर्म एट B और सन जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा H2 पोजीशन पर उस टाइम रे का TIR होने से जो शैडो बनेगा B पॉइंट पर बनेगा और ये एंगल C की इक्वल होगा बिकॉज ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कितना होगा। इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ। तो सबसे पहले हम साइन C की वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन C इक्वल टू 1/n वेर n इक्वल टू गिवन है 4/3 तो ये इक्वल टू होगा 3/4। सही। अब ये जो ट्राइंगल बना है इसमें अगर हम tan C लिखें तो tan C इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन
√7 और साइन सी से टेन सी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 3/√16 माइनस 9, ये √7 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से x जो आने वाला है वो 3 मीटर होगा। आंसर आएगा x इक्वल टू 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, an insect at P sees two images in the water mirror system. One image is formed due to direct reflection from water surface and other image is formed due to reflection and again reflection by water mirror system. तो हम इन दोनों इमेजेस के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना। तो पहली इमेज वाटर की जो सरफेस आपको दिख रही है, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद मिलेगी। ये वाली सरफेस प्लेन मिरर की तरह वर्क करेगी। तो इस सरफेस से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज बनेगी ना। ये जो सरफेस से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इमेज होगी, ये I1 इमेज होगी। अब I2 इमेज फाइंड आउट करने के लिए अगर इसको हम दोबारा से देखें तो ये मिरर है, स्फेरिकल मिरर, ये वाटर सरफेस है। ये गैप गिवन है आपको 24 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट है P इस सरफेस से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये पूरा डिस्टेंस अगर मैं U मानूं तो U इक्वल टू क्या लिखेंगे, U इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 डिवाइड बाई 1 प्लस 24 यानी 16 प्लस 24 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। सही। अब मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर है तो 1/V माइनस 1/40 इक्वल टू फोकल लेंथ इक्वल टू गिवन है हमें 60 तो प्लस का 60। तो यहाँ से V इक्वल टू 1/V इक्वल टू आएगा 1/60 माइनस 1/40 सॉरी प्लस का 40। तो V की वैल्यू होगी प्लस का 24 सेंटीमीटर। सही। यानी इमेज जो बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी, ये I2 इमेज मान लेता हूँ और इस सरफेस से मिरर की सरफेस से 24 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। फिर ये जो सरफेस है इससे इस I2 इमेज का रिफ्लेक्शन होगा, या I2 इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो जो फाइनल इमेज सपोज I3 बनेगी उसकी डिस्टेंस में D मान लेता हूँ। तो D इक्वल टू क्या लिखेंगे, 24 प्लस 24 48 हो गया। रे n इक्वल टू 4/3 से 1 में जाएगा तो 48 डिवाइड बाई और n ऑब्जर्वर n ऑब्जेक्ट 4/3 इंटू n ऑब्जर्वर 1। तो D की वैल्यू आ जाएगी 36 सेंटीमीटर। यानी जो I3 इमेज बनेगी वो यहाँ से 36 सेंटीमीटर पर होगी। तो जो आफ्टर रिफ्रैक्शन देन रिफ्लेक्शन देन अगेन रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनी है वो 36 सेंटीमीटर बनी और डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनी है सरफेस से नीचे 12 सेंटीमीटर पर बनी। तो दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो आंसर आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ऑन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ थिक पैरेलल ग्लास स्लैब। तो ये स्लैब है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ का ये मान लो O। सही। बॉटम ऑफ विच इज पॉलिश, बॉटम वाले पोर्शन को पॉलिश किया हुआ है। इफ डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट टू इमेजेस फॉर्म बाय बॉटम सरफेस इज 4 सेंटीमीटर देन फाइंड द थिकनेस ऑफ स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 3/2 गिवन है। तो ये डिस्टेंस में x मान लेता हूँ। पहले इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो जो इमेज बनेगी वो I1 होगी और इस I1 की डिस्टेंस हो जाएगी n इंटू x। जहाँ n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, और इसकी थिकनेस अगर t है तो इस प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होगा I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा प्लेन मिरर के लिए। तो इसकी डिस्टेंस है nx, तो ये हो गया t। तो ये I2 इमेज बनेगी और इस I2 इमेज की प्लेन मिरर से डिस्टेंस होगी t प्लस nx। सही। फिर रे रिफ्लेक्ट होकर ऊपर वाली सरफेस पर जाएगी और ऊपर वाली सरफेस से भी रिफ्लेक्शन होगा, एक तो बाहर निकल जाएगी पर हमें इस सरफेस से दो इमेज लेनी है। तो पहली इमेज तो होगी t प्लस nx पर, है ना। अगली इमेज और ढूंढते हैं। अगली इमेज के लिए क्या होगा, एक रे तो बाहर निकल, एक रे का तो रिफ्लेक्शन होगा, एक का TR होगा। तो रे वापस इधर आएगी ना, जैसे रे यहाँ गई मान लो, फिर वापस यहाँ गई है, फिर ये रिफ्लेक्ट होगी इस वाले सिचुएशन बात।
तो ये जो रहे ये इस वाले I2 के लिए, तो ये I2 इस वाली सरफेस से 2t + nx डिस्टेंस पर है, सही। तो I2 इसके लिए, इस सरफेस के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज उधर बनेगी, इसको मैं I3 मान लेता हूँ, और उस I3 की डिस्टेंस हो जाएगी क्या, ये सरफेस एज ए मिरर की तरह वर्क करेगी, तो t + nx + t है ना, इस यानी 2t + nx हो जाएगी, सही। फिर ये रिफ्लेक्ट होकर रे वापस मिरर पर आएगी, तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 3t, इस I3 की इस मिरर से डिस्टेंस हो जाएगी 3t + nx, यानी जो इमेज बनेगी फाइनल I4 वो हो जाएगी 3t + nx। ये सेकेंड इमेज बनाई है इस प्लेन मिरर ने। तो इन दोनों इमेजेस के बिटवीन जो डिस्टेंस गिवन है वो 4 सेंटीमीटर है ना, तो इनका डिफरेंस अगर ले तो nx कैंसिल आउट हो जाएगा, 3t - t यानी 2t, यानी 2 × t की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा, सही। तो आंसर आना चाहिए 2 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में प्रिज्म आपको गिवन है इनसाइड लिक्विड 4/3 मीडियम है, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ग्रेटर देन 4√x/3 और रे का TIR हो रहा है इस BC सरफेस पर। तो यहाँ से देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो I एंगल बनेगा ये वाला ना, ये I = होगा 45, यानी I ग्रेटर देन C होना चाहिए TIR के लिए, यानी 45 डिग्री ग्रेटर देन C होना चाहिए। दोनों तरफ साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले तो 1/√2 साइन 45 डिग्री ग्रेटर देन होना चाहिए साइन C के, और साइन C = हो जाएगा 4/3 डिवाइड बाय प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, सही। तो यहाँ से n जो होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए 4√2 डिवाइड बाय 3 के। तो अगर कंपेयर करें इसको यहाँ से तो x = आ जाएगा 2, सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 लाइट ट्रेवलिंग इन एयर fall at an incident angle 2 degree on a refracting surface of prism of refractive index 1.5, तो n = 1.5 और a = है 4 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस = गिवन आपको 2 डिग्री। तो ये प्रिज्म है जिसके लेफ्ट साइड वाला मीडियम n = 1 है और राइट साइड वाला मीडियम n = 4/3 है, और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 आपको गिवन है, एंगल है प्रिज्म का 4 डिग्री, और रे ऑफ लाइट जो है वो नॉर्मल से 2 डिग्री एंगल पर प्रिज्म पर इंसिडेंट हो रही है। हमें फाइंड द डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्रिज्म फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल हम R1 मान लेते हैं, और स्नेल्स लॉ लगा के अगर हम R1 की वैल्यू फाइंड आउट करें और ये मानते हैं कि एंगल स्मॉल है, तो 1 × साइन I को लिख दूंगा मैं 2 डिग्री = 3/2 × साइन R1 को मैं लिख दूंगा R1। यहाँ से R1 की वैल्यू हो जाएगी 4/3 डिग्री, सही। और हम जानते हैं कि R1 + R2 = होता है A यानी 4 डिग्री, बिकॉज ये वाला एंगल हम R2 मान लेते हैं, और इन दोनों का सम कैपिटल A के इक्वल होगा जो कि 4 डिग्री गिवन है। तो यहाँ से R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 8/3 डिग्री आएगा। अब ये एंगल हम E मान लेते हैं, और अगर अगेन इस एंगल मानते हुए अगर हम स्नेल्स लॉ का यूज करें तो 3/2 × साइन R2 को मैं लिख दूंगा R2 यानी 8/3 = 4/3 × साइन E को लिख देंगे E। तो ये 3 से 3 और ये 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो E की वैल्यू आएगी 3 डिग्री, सही। और हम जानते हैं कि डेल्टा जो होता है वो था I + E - A। I था 2 डिग्री प्लस E आया 3 डिग्री और A गिवन है 4 डिग्री। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ डेल्टा फाइंड आउट करेंगे तो आएगा 1 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक स्फीयर गिवन है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, ऑब्जेक्ट जो है सरफेस से 2r डिस्टेंस पर है, सेंटर से 3r, और इस सरफेस को पॉलिश किया। जो फाइनल इमेज बनी है वो स्पेरिकल सरफेस यानी पॉलिश वाली सरफेस से nr डिस्टेंस पर बना है। तो हमें पता करना है कि n की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले इस वाली सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करें तो रे n = 1 से 3/2 में जाएगा, तो 3/2/v1 -1 माइनस का 2r = 3/2 - 1/R स्मॉल r पॉजिटिव साइन के साथ। तो यहाँ से v1 = इन्फाइनाइट है। v1 = इन्फिनिटी आने का मतलब है कि पॉइंट A से आने वाली रे जब इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो जाएगी,
और ये रे अब मिरर पर इंसिडेंट होगी, मिरर इसको रिफ्लेक्ट करेगा इसके फोकस पे जो कि r/2 डिस्टेंस पर होगा, और फिर रे वापस इस सरफेस पर इंसिडेंट होगी, और ये जो रे है, ये रे इंसिडेंट रे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। और अब फाइनल इमेज की कंडीशन फाइंड आउट करते हैं। तो रे इस सरफेस से जो पॉइंट है ये 3r/2 डिस्टेंस पर, बिकॉज इसका जो फोकस होगा वो r/2 होगा। अब रे 3/2 से 1 में जाएगा तो 1/v माइनस 3/2 अपॉन माइनस 3r/2 इक्वल टू 1 माइनस 3/2 डिवाइड बाई कैपिटल R, तो इक्वल टू माइनस स्मॉल r। तो ये 3/2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो 1/v प्लस 1/r इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/2r, तो 1/v इक्वल टू 1/2r माइनस 1/r, तो v इक्वल टू आएगा माइनस का 2r। सही, यानी सरफेस से रे इधर बनेगी, तो हमें पता करना है कि कितने डिस्टेंस होगी, तो इसलिए वैल्यू आ जाएगा n इक्वल टू, कंपेयर करेंगे तो 2 के इक्वल आएगा। सही, now question number 20, internal surface of a spherical reflecting radius of sphere is r equal to 36 सेंटीमीटर है। सही, तो ये स्फीयर है, रेडियस गिवन है इसका r जो कि 36 सेंटीमीटर। A point source S is placed distance r/2 from the center of sphere and send light to the remote part of the sphere, यानी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ है, जो कि सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर है, और इस पॉइंट सोर्स से लाइट निकलेगी जो इधर भी जाएगी इधर से जाएगी ना। Where will be the image of source be after 2 successive reflection from the remote part and then nearest wall of the sphere will be located from the nearest wall। सही, तो 2 successive reflection from the remote part and the nearest wall of the sphere will be located from the surface find out करना है। तो सबसे पहले अगर हम इस वाले सरफेस की बात करें तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी 3r/2। सही, ये r हो गया, तो फॉर्मूला यूज करें तो 1/v माइनस 1/3r/2 विथ साइन पुट कर रहे हैं इक्वल टू 1/f, और ये हो जाएगा, ये जो सरफेस है ये एक तरह से मिरर की तरह वर्क कर रही है, इसका रेडियस r है, तो इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2/r, फोकस होगा माइनस का 1/f से, तो 1/v इक्वल टू माइनस का 2/r और ये प्लस का 2/3r। सही, ये वैल्यू हो जाएगा कितना, माइनस का 4/3r, यानी v इक्वल टू आएगा माइनस का 3r/4, यानी माइनस का 3 डिवाइड बाई 4 इंटू r है 36, तो ये हो गया 9, तो माइनस का 27 सेंटीमीटर। सही, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस जो इमेज बनेगी 27 पर बनेगी, यानी इधर की तरफ इमेज बनेगी, यहाँ का इमेज बनेगी, और ये गैप हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। अब ये जो I1 है ये इस वाली सरफेस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सही, और अब इस सरफेस से रिफ्लेक्शन कंसीडर करें तो 1/v प्लस 1/u, u की वैल्यू हो जाएगी 72, 30, ये पूरा डिस्टेंस 2r के इक्वल होगा, विथ साइन पुट करें तो माइनस का 72 माइनस 27 इक्वल टू अगेन माइनस का 2/r यानी 36। सही, और यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये v इक्वल टू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और ये अपना आंसर है। सही, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, क्वार्टर सिलेंडर गिवन है जिसका रेडियस r है, और ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इस सरफेस से mr डिस्टेंस पर है। आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू कंप्लीटली फ्रॉम सिलेंडर, जो रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये सरफेस के पैरेलल है ना, तो हमें पता करना है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो इस प्लेन सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज जो बनेगी y1 होगी, और y1 मान लो यहाँ से d1 डिस्टेंस पर है, तो d1 इक्वल टू क्या लिखूंगा, m इंटू r इंटू n ऑब्जर्वर 3/2 डिवाइड बाई 1, ये हो जाएगा 3mr/2।
और ये D1 जो इमेज सॉरी I1 जो इमेज बनी यहाँ पर, ये इस सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा और फाइनल इमेज के होने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग रे आई। तो वापस अगर रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस वाला फॉर्मूला यूज करें तो रे अब 3/2 से 1 में जाएगी, तो 1/इनफाइनाइट माइनस 3/2 अपॉन 1 माइनस 1.5 mr प्लस r। सही, इस I1 की जो डिस्टेंस होगी सरफेस से वो 1.5 mr प्लस r हो जाएगी, इक्वल टू 1 माइनस 3/2 डिवाइड बाई माइनस का r। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो m इक्वल टू आएगा 4/3। सही, यहाँ करेक्शन करना था क्वेश्चन में, यहाँ पर mr/3 लिखा हुआ था, एक्चुअल में वो mr होगा ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a converging lens of focal length 15 सेंटीमीटर, converging mirror focal length 10 सेंटीमीटर। तो ये लेंस है और ये कन्वर्जिंग मिरर है, इसका फोकस है 15 सेंटीमीटर और इसका फोकस है 10 सेंटीमीटर। इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है 50 सेंटीमीटर। सही, a point source is placed in between lens and mirror at a distance 40 centimeter from lens। 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ये ऑब्जेक्ट वो है जो कि लेंस से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। सही, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल टू इमेजेस फॉर्म। तो दो इमेज कैसे बनेगी, एक तो रे डायरेक्ट लेंस से निकलेगी, उससे इमेज बनेगी, तो उस इमेज की वैल्यू कैलकुलेट करते उसको इमेज I1 मान लेते हैं, इधर I1 इमेज बनेगी, रियल ऑब्जेक्ट है। तो इस I1 इमेज की पोजीशन निकाले तो 1/V1 माइनस प्लस 1/40 इक्वल टू 1/15। तो V1 इक्वल टू आएगा प्लस का 24 सेंटीमीटर। सही, यानी ये जो गैप होगा वो 24 हो जाएगा। ये तो वो रहती जो इधर गई थी, अब कुछ रे इधर भी जाएगी और ये जब मिरर पे इंसिडेंट होगी मिरर उनको रिफ्लेक्ट करेगा, और ये 40 है ये 50 है, तो इसका मतलब ये गैप जो है 10 सेंटीमीटर है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी और फिर यहाँ जाके मिलेगी फोकस। ये फाइनल इमेज I2 बनेगी जो मिरर से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी। हमें इन दोनों इमेजेस के बिटवीन गैप फाइंड आउट करना है, तो 24 माइनस 15 यानी 9 सेंटीमीटर होगा। सही, तो ये हमने एक्सरसाइज 2 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस किया।